बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी अकसाम है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अकसाम तो नहीं थी लेकिन बनाई गई। अभी मैं वो भी बताता हूँ आपको। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो था जिसमें एनर्जी खर्च नहीं हो रही थी, मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ खुद जाते थे या अपनी एनर्जी खुद खर्च करते। अगर सेल या सेल का कोई कंपोनेंट एनर्जी खर्च करके किसी सब्सटेंस को कम से ज़्यादा की तरफ भेजें तो उसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी खर्च करना शर्त है और दूसरी शर्त क्या है, कम से ज़्यादा की तरफ भेजा जाए। अब इसकी दो अकसाम बताई गई, एक को कहा गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे को कहा गया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों में बड़ा मामूली सा फर्क है, ये आप ज़रा देख लें। सेल मेम्ब्रेन को हमने इस तरह से बताया था कि लिक्विड बाइलेयर है और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस तरह से या तो हॉलो हैं या फिर ये पेयर में हैं। हॉलो वालों से तो मॉलिक्यूल ऐसे गुजर के इधर आता था, एक्टिव ये जो पेयर थे उसमें से ये दोनों जगह दे रहे थे। अब ये बताया गया है कि ये फर्ज करें पूरा सेल है, कोई सब्सटेंस बाहर कम है अंदर ज़्यादा है, इसको फिर भी अंदर लाना है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अगर ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में खर्च की जाए जो कि पूरी सेल मेम्ब्रेन करेगी या सेल करेगा, या सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए होती है, वो एटीपी की शक्ल में होती है। एटीपी सेल खर्च करके कम से ज़्यादा की तरफ कोई मॉलिक्यूल लाया जाए तो इसको कहा जाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये खुद एनर्जी खर्च करे जो एटीपी की शक्ल में शायद ना हो, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहा जाता है, उसकी वजह से ये एनर्जी खर्च करे तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब मैं एक मिसाल बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। फर्ज करें कोई फलाही काम करना है, आप में से किसी एक फर्द ने वो फलाही काम किया तो इसको कहा जाएगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर पूरी कम्युनिटी ने मिलकर किया तो प्राइमरी कहेंगे। यहाँ पर आप देखें एटीपी पूरा सेल प्रोवाइड कर रहा है, फिर कोई चीज कम से ज्यादा की तरफ लाई जाती है तो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी। इसके बजाय अगर पूरा सेल एनर्जी खर्च ना करे बल्कि उसकी मेम्ब्रेन में मौजूद कोई चैनल प्रोटीन खर्च करे उसको कहा जाएगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ आ गया बेटा? अब मिसाल भी बताता हूँ, बुक की मिसाल है। मसलन जो ये वाले कैरियर, मैं बार बार आपको कहता हूँ ना, ऐसे प्रोटीन को क्या कहते हैं, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, पंप्स कहते हैं। ये पंप्स मखसूस हैं, जहाँ से सिर्फ सोडियम गुजरे उसको सोडियम पंप कहते हैं, जहाँ से सिर्फ पोटेशियम गुजरे उसको पोटेशियम पंप कहते हैं। तो यहाँ एक मिसाल बताई गई है कि एक सेल के अंदर ये कैरियर प्रोटीन है और ये सोडियम पोटेशियम पंप कहलाते हैं। बुक में तो दोनों को एक ही मॉलिक्यूल को दो शो किया है, ये अलग अलग है, सोडियम के अलग हैं, पोटेशियम से अलग है। मसलन एक सेल के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पोटेशियम अंदर लाया जा रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अंदर लाने का मतलब क्या है, पोटेशियम अंदर ऑलरेडी ज़्यादा है, बाहर कम है, एनर्जी खर्च करके एटीपी खर्च करके लाया जा रहा है, तो ये है आपकी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी तरह अगर सोडियम को अंदर से बाहर इन पंप्स के थ्रू एनर्जी खर्च करके ले जाया जा रहा है, अंदर वो कम है बाहर ज़्यादा है, फिर भी इसको बाहर भेजा जा रहा है, तो इसको भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। ये मैकेनिज्म आपको न्यूरॉन के अंदर नजर आएगा। न्यूरॉन जो ब्रेन और या हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, वहाँ जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चलती है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू चलती है। ठीक हो गया? इसके बरक्स मसलन सोडियम और हाइड्रोजन पंप्स हैं कुछ, वहाँ वो पंप्स खुद एनर्जी फराहम कर रहे हैं, उसके नतीजे में सोडियम और हाइड्रोजन अपने अपोजिट कंसंट्रेशन की तरफ चले जा रहे हैं। अपोजिट कंसंट्रेशन से मुराद लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ वो मॉलिक्यूल खुद एनर्जी खर्च करके भेज रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ आ गया बेटा? अच्छा, इसके बाद दूसरी जो बात बताई गई है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट का सेल तो ये है, इसमें बाहर सेल वॉल है,
सेल वॉल के बारे में हम पहले कह चुके हैं, ये परमेबल है, ये कोई रुकावट नहीं बनती है मॉलिक्यूल के आने जाने में। लेकिन जो सेल के अंदर मेम्ब्रेन है वो ये फैसला करेगी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है या पैसिव करना है। तो ये मेम्ब्रेन या बाज़ औक़ात प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, बाज़ औक़ात सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है। ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है किस मॉलिक्यूल को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जाए, किस मॉलिक्यूल को प्राइमरी के जरिए उसकी कंसंट्रेशन के खिलाफ लाया या ले जाया जाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब एनिमल में या ओवरऑल इसकी कुछ मिसालें बताई गई हैं। मिसालें सोडियम, पोटेशियम है और इसी तरह बहुत सारे हैं। आप खुद बुक से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएंगी, क्योंकि इसका मैकेनिज्म आपने समझना है। ठीक है, मिसालें हम डिस्कस नहीं करते हैं। अब हम अपना मौजू बदल रहे हैं। सर, प्राइमरी और सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेंगे या उसके नेचर पर डिपेंड? जी मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने कहा मेम्ब्रेन किसी को अलाउ करती है, किसी को नहीं करती है। तो यहाँ इनका सवाल समझ ले बेटा। इन्होंने ये कहा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम मॉलिक्यूल की नेचर की बुनियाद पर कहें या कंसंट्रेशन। नेचर के लिए तो पंप्स मौजूद हैं, उन पंप के जरिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकती है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा उसको कहा जाएगा कंसंट्रेशन जिसमें फर्क हो। लो से हाई की तरफ जाएं तब उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करें। ठीक है, वरना जो चार्ज वाले हैं उनके लिए तो आपने मखसूस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की फैसिलिटी रखी है, तो वो हाई से कम की तरफ आ जाएंगे तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। लो से कम की तरफ अगर उसी चैनल को इस्तेमाल किया जाए और एनर्जी खर्च होगी तो वो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्लियर हो गया? प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें। हाँ, सेकेंडरी और प्राइमरी फिर ये नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर किस मॉलिक्यूल को प्राइमरी के जरिए भेजा जाएगा, किसको सेकेंडरी। ये नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ चैनल प्रोटीन के ऊपर भी करती है। क्योंकि नेचर ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल इस तरह से है, बाज खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में सेल उसको लिए एनर्जी देगा। तो जब सेल ने एनर्जी दी तो क्या हुआ, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। अगर वो मॉलिक्यूल ऐसा है कि वो खुद अपनी एनर्जी दे सकता है तो ये सेकेंडरी। तो इसका दारोमदार किस पे हुआ? चैनल प्रोटीन पे, कंसंट्रेशन पर नहीं हुआ। चैनल प्रोटीन की जिसमें सलाहियत है कि वो खुद एनर्जी दे रहा है तो वो सेकेंडरी हो गया। अगर वो खुद एनर्जी नहीं दे सकता है तो प्राइमरी। ठीक होगी जी। आज हम दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म की तफसील पढ़ने से पहले एक छोटा सा मुद्दा क्लियर करना जरूरी है। ये सेल है, सेल को हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ, ये कहते हैं ना, बार बार कहा है। अब इस सेल के ऑल कंटेंट्स को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। यहां याद रखें, ऑल कंटेंट कहा तो सेल मेम्ब्रेन समेत उसके अंदर जो कुछ भी है वो प्रोटोप्लाज्म, इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन। मेरी बात पहुंच गई आप? यानी प्रोटोप्लाज्म को लिविंग मटेरियल भी कहा जाता है या मटेरियल ऑफ लाइफ भी कहते हैं। All contents of a cell, including cell membrane, is termed as protoplasm. अब इस प्रोटोप्लाज्म के यूकैरियोट्स में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है ना, वाज़ेह, जिस न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड पर जो है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। बाज़ जगहों पर आपको न्यूक्लियोप्लाज्म की जगह न्यूक्लियस भी कहा गया है। न्यूक्लियस कहेंगे तो मेम्ब्रेन भी आ जाएगी, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आएगी, सिर्फ उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है वो आएगा। तो हमारे सामने दो चीजें आ गई, एक हो गया प्रोटोप्लाज्म, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा, इंडिविजुअली साइटोप्लाज्म बाहर, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। फर्क समझ में आ गया? तो अभी हमने इसको डिस्कस करना है। In the part of protoplasm in eukaryotic cell which is confined between cell membrane and nuclear membrane is called cytoplasm. प्लाज्म का मतलब है लिक्विड,
साइटो का मतलब है सेल, तो सेल का लिक्विड पार्ट जिसके अंदर कई चीजें सॉलिड हालत में भी हो सकती हैं। अब साइटोप्लाज्म को हम अपने रूटीन के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने जो हेडिंग मुकर्रर की वो क्या था, सबसे पहले अकरेंस। अकरेंस में हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म कौन से सेल्स में पाया जाता है। तो इसका सीधा जवाब ये है कि इट इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। ऑल टाइप्स में क्यों? क्योंकि हमने किसी सेल को सेल कहलाने की 4 शर्तें, कम से कम 4 शर्तें कही थी, उनमें से एक शर्त ये थी, यानी साइटोप्लाज्म हर सेल में होता है, कोई सेल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें साइटोप्लाज्म ना हो। दूसरी चीज है जी लोकेशन। ये साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाएगा? तो हमने भी बता दिया आपको, इन यूकैरियोट्स इट इज फाउंड इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में पाया जाता है। लोकेशन भी हो गई। तो यूकैरियोट में ये है, तो प्रोकैरियोट में कहाँ है? इन प्रोकैरियोट्स इट इज फाउंड इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में क्योंकि न्यूक्लियस वाज़ नहीं है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वही साइटोप्लाज्म है। तो प्रोकैरियोट में प्रोटोप्लाज्म ही साइटोप्लाज्म है, क्योंकि वहां न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की तमीज नहीं है। ये बात समझ में आई जी। अब आते हैं इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम इसको कह सकते हैं इट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब होगा तो इसमें कम से कम 2 चीजें तो होंगी। कौन सी चीजें? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स। तो सॉल्यूशन है तो इसमें 2 चीजें आएंगी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स। इसी कंपोजिशन को हम इसके स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये भी याद रखें कि आमतौर पर जब हम स्ट्रक्चर कहते हैं हमारे जहन में कोई सॉलिड चीज नजर आती है। मसलन बिल्डिंग की स्ट्रक्चर कहो तो छत, दीवारें, फर्श सब कुछ आ जाएगा। तो हम आदी हैं सॉलिड चीजों को स्ट्रक्चर कहने के, लिहाजा कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि साइटोप्लाज्म की कैसे स्ट्रक्चर, वो तो एक लिक्विड है। तो स्ट्रक्चर लिक्विड की भी हो सकती है, गैस की भी हो सकती है, सॉलिड की भी हो सकती है। तो साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को हम एक साथ पढ़ेंगे। हमने कहा साइटोप्लाज्म इज अ सॉल्यूशन और इसके 2 हिस्से हैं, एक इसका सॉल्वेंट है, दूसरा इसका सॉल्यूट है। सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, वाटर, जबकि सॉल्यूट्स इसमें 3 तरह के हैं। सॉल्यूट्स अपने बनावट के लिहाज से 3 तरह के, कुछ को कहा जाएगा ये डिसॉल्व हैं, जो इसमें डिसॉल्व होंगे उसी को ट्रू सॉल्यूशन कहा जाएगा, और कुछ इसमें कोलाइडल फॉर्म में होंगे या कोलाइडेड। ये कोलाइडेड का लफ्ज कहते हुए मुझे मेरी जबान लड़खड़ा जाती है। उसकी वजह यह है कि फिजिक्स में आप कोलिजन पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या है? 2 चीजों का टकराना। तो कहीं कोई इसको टकराने से मतलब ना ले, टकराना नहीं है। कोलाइड में आपको समझाता हूं, कोलाइडल कहें तो और बेहतर है। तीसरी चीज है इसमें सस्पेंडेड। अब पहले मैं एक मिसाल बता दूं, फिर बुक की तरफ आते हैं, आपको वाज़ेह हो जाएगा। चाय तो सब पीते हैं, चाय में जरा गौर करें, रेसिपी भी बहुत आसान है ना। चाय पानी डालो, दूध डालो, पत्ती डालो, चीनी डालो, हो गया। पानी, दूध, पत्ती, चीनी, 4 चीजें। अब इसमें जब ये चाय पक के तैयार हो जाए तो फिर आप देखें हम इसके कंपोनेंट्स में कैसे फर्क कर सकते हैं। चीनी आपको नजर आएगी? नो। पानी तो वो लिक्विड है इसलिए हम कह सकते हैं पानी, हालांकि पानी में नजर नहीं आ रहा। चीनी नजर नहीं आ रही, चीनी इतनी बारीक है कि ये नजर नहीं आ रही है, लिहाजा इसको हम कहेंगे ये डिसॉल्व है। दूध नजर आता है चाय में? दूध की वजह से ही चाय और कहवा में फर्क होता है कि नहीं? इसका मतलब दूध भी नजर आता है, लेकिन दूध कब नजर आएगा? जब रोशनी पड़ेगी तब। अंधेरे में तो आपको पता नहीं चलेगा ये कहवा है या चाय। तो जो चीज रोशनी पड़ने पर नजर आए उनको कहते हैं कोलाइडल, कोलाइडल या कोलाइडेड। तो दूध भी नजर आ गया, लेकिन उसके लिए एहतमाम करना पड़ा कि लाइट लगे तो नजर आए। पत्ती नजर आती कि नहीं?
आती है सर। बत्ती आपको अंधेरे में भी नजर आएगी क्योंकि वो उसमें डूबी हुई है, उसमें मिक्स नहीं है। इस तरह की जो चीज होगी उसको कहा जाएगा सस्पेंडेड। अब सेल में आ जाए, सेल के अंदर मिसालें क्या है? यहाँ हमने कहा सॉल्वेंट तो वाटर ही है, जी सर। अभी और क्लियर हो रहा है बेटा। सॉल्वेंट जो है वो तो वाटर है, जी। साइटोप्लाज्म का 90% वाटर है, 90%। 90%। इसीलिए तो हमने इसको सॉल्वेंट कहा, क्योंकि सॉल्वेंट के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है। जो चीज ज्यादा हो, कम चीजों को अपने अंदर हल करे, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। पानी 90% है, इसका मतलब ये बाकी सारी चीजें 10%। अब इनकी मजीद परसेंटेज हम नहीं निकालेंगे इसलिए कि लंबा हो जाएगा। डिसॉल्व सब्सटेंसेस में क्या होगा? मसलन अभी हमने मिसाल दी मोनोसेक्राइड, शुगर था ना, जी। मोनोसेक्राइड्स ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा शक्ल है। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की सबसे ज्यादा शक्ल है। जी। फैटी एसिड्स लिपिड्स की है। जी। और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, वो इसमें शामिल हो जाएंगे। जी। मिनरल सब के सब इसमें शामिल होंगे। वैसे मिनरल किसको कहते हैं? बायोलॉजी में मिनरल से मुराद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसी तरह कुछ गैसेस भी हो सकती है, इसमें सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, गैसेस भी हैं, जो ज्यादातरीन होंगे वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे। जी। जबकि सेल में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो रोशनी पर पड़ने पर नजर आ जाएंगी या खास एहतमाम करना पड़ेगा फिर नजर आएंगी, जैसे प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड से तो बड़े हैं ना, जी सर बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट्स ये मखसूस हालत में नजर आएंगे, अदरवाइज नजर नहीं आएंगे। ये ट्रू सोल्यूशन भी नहीं है। सस्पेंडेड की मिसाल क्या है? ऑर्गेनेल्स। सेल के जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो इसमें हमें वाज़ेह नजर आ जाता है। हम कहते हैं ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वगैरह वगैरह। कभी हमने प्रोटीन को कहा ये प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में तो नजर आते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन भी नजर नहीं आते, जी। वाज़ेह नहीं है इस तरह से। तो इन सब के होमोजेनस मिक्सचर को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक हो गया जी? Yes, sir. अच्छा, अब इन सब के अपने अपने काम हैं और एक और बात इस्तेमाल की जाती है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहने के बजाय अगर हम कहें साइटोप्लाज्म में बायो एलिमेंट्स भी हैं तो और वाज़ेह हो जाए। बायो एलिमेंट्स कितने हैं? 16 बायो एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब यहाँ हैं, लेकिन सबकी परसेंटेज बराबर नहीं है, डिफरेंट है। ये क्यों डिफरेंट है? सेल को जिस चीज की जरूरत ज्यादा होगी वो ज्यादा कंसंट्रेशन में रखेगा, जिसकी जरूरत कम होगी उसको कम कंसंट्रेशन में रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द सेल। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये तो हमने किसी तरह से बताने की कोशिश की। अब इसमें बुक में, आपकी बुक में एक और चीज को सिर्फ हाईलाइट किया, दूसरे को नहीं किया है। वो क्या कहा गया है? मसलन ये सेल है हमारा, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके अलावा इसमें प्लास्टिड्स हैं, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इनको ऑर्गेनेल कहा गया जी। और इनके इर्द गिर्द वाले साइटोप्लाज्म को साइटोसोल कहा गया, साइटोसोल। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं, इस साइटोप्लाज्म की भी कुछ तफरीक बताई गई है। तफरीक किस तरह से है? सेल के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द का साइटोप्लाज्म थोड़ा सा पतला है और किनारों वाला साइटोप्लाज्म थोड़ा सा गाढ़ा है। इसीलिए जो ऑर्गेनेल के आसपास वाला साइटोप्लाज्म है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्म, एक टर्म ये इस्तेमाल होती है। और जो किनारों पर है उसको कहा जाता है एक्टोप्लाज्म। दूसरी डिफरेंशिएशन क्या है? जो न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल के इर्द गिर्द पतला साइटोप्लाज्म है वो साइटोसोल कहलाता है, और किनारों वाला जो गाढ़ा है उसको साइटोजेल कहते हैं। इसका मतलब साइटोसोल निस्बतन पतला है। ये जो बल्तिस्तान में मरजन खाया जाता है उसका एक तरीका है ना, आप जान को कटोरे की शक्ल देते हैं, उसके बीच में तो जो सेंटर में घी है वो पतला है, जान जो है वो गाढ़ा है। तो यहाँ भी साइटोप्लाज्म भी ऐसा है, यानी ये जानवर की एक प्लेट है जिसके ऑर्गेनेल के इर्द गिर्द जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है? साइटोसोल। ये निस्बतन पतला है, और जो किनारों वाला है वो साइटोजेल है, वो निस्बतन गाढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन किनारों पर आमतौर पर ऑर्गेनल्स या नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं।
तो ऑर्गेनेल्स की कंसंट्रेशन सेल के सेंटर में ज्यादा है। सबसे नुमाया तो न्यूक्लियस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो न्यूक्लियस के साथ यूजुअली अटैच्ड होते हैं। आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ये चीज वाज़ेह हो जाएगी। ये हो गया, क्लियर हो गया। तो अच्छा, इसकी एक वजह भी है, खास तौर पर जो साइटोजेल है किनारे पर पतला, इसलिए कि बहुत सारे सेल्स को टेम्परेरी आउटग्रोथ्स बनानी पड़ती हैं। वो टेम्परेरी आउटग्रोथ्स क्या कहलाती हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया में क्या करेंगे, ये मेम्ब्रेन इस तरफ मसलन एक्सटेंड हो जाएंगे। जब ये इधर एक्सटेंड होगी तो जो गाढ़ा साइटोप्लाज्म है थोड़ा थोड़ा करके इधर आएगा, आस्ता आस्ता अंदर वाला पतला तो फौरन आ जाएगा। तो इन सूडोपोडिया को खुराक पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, चलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, डिफेंस ऑफेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीपर्पज है। ठीक हो गया बेटा, समझ में आ गई? टेम्परेरी आउटग्रोथ ऑफ सेल्स है जी सेल की टेम्परेरी जी। टेम्परेरी आउटग्रोथ, सूडो का मतलब है फॉल्स, टेम्परेरी, पोडिया का मतलब है पाँव, क्योंकि शुरू में इनका फंक्शन चलने के हवाले से सामने आया था तो ये नाम पड़ गया सूडोपोडिया। अब मैं बता रहा हूँ कि सूडोपोडिया सिर्फ चलने के काम नहीं आते हैं, ये खुराक को कैप्चर करने के लिए, जैसे एंडोसाइटोसिस पड़ा था तो वो एक नीचे दब गया था, किनारे ऊपर आया था, वो किनारे इसके सूडोपोडिया कह सकते हैं आप। ठीक हो गया बेटा जी। अच्छा, एक अजीब बात मैंने एक और पढ़ी, वो ये थी, मेरे लिए अजीब थी, कि एंडोसाइटोसिस को भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में शामिल किया गया है। बाहर वो शायद सेल एनर्जी खर्च करता होगा, अचानक याद आया तो मैंने बता दिया, उसको छोड़ दें। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शन की तरफ। लिविंग मटेरियल इसलिए कहा है, आपको जरा मैं एक और बात बताता हूँ। लाइफ कहीं है या नहीं है, हम किस बुनियाद पर कहें, तो असल जो डेफिनेशन है लाइफ की वो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो लाइफ है, मेटाबॉलिज्म रुक गया है तो वो डेड या नॉन डेड। अब मेटाबॉलिज्म की अक्सरियत जो है वो इसी प्रोटोप्लाज्म में होती है, इसीलिए इसको मटेरियल ऑफ लाइफ है। समझ आ गया? ये सवाल सब सुन ले बेटा, इन्होंने क्या पूछा कि जो प्रोटोप्लाज्म है इसको मटेरियल ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इसी में परफॉर्म होती है, इसलिए। तो ये अभी आप पढ़ेंगे फंक्शन तो समझ में आएगा। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, बहुत सारे फंक्शन। सबसे पहले एक आसान अल्फाज में, अपने अल्फाज में आपको बताता हूँ, बुक से आपने कंपेयर करना है इसको काम में। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स यानी ये फराहम करता है क्या क्या? मटेरियल्स, मटेरियल की जगह आप केमिकल्स भी कह सकते हैं, मटेरियल्स, साइट एंड कंडीशंस फॉर मेटाबॉलिज्म। ये साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए मटेरियल भी देता है, जगह भी फराहम करता है, हालात भी देता है। हालात में क्या हो सकता है? मुनासिब टेम्परेचर, मुनासिब पीएच, जो दीगर जरूरियात हैं। मैं मिसाल बताता हूँ, आप फिर जरा इधर अप्लाई करें तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप किसी भी हालत में खुराक खा सकते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? अभी छूट तो आपने नहीं कहा, क्यों नहीं खा सकते? सबसे पहली शर्त है भूख लगी हो, दूसरी शर्त है खुराक हो, फिर खाएंगे ना। तीसरी शर्त है कि कंडीशंस हो, मसलन कंडीशन कोई बमबारी हो रही है तो हम बैठ के खुराक खाते हुए उसको देखेंगे, डर के भाग जाएंगे ना। तो वो सिचुएशन है, कंडीशन ये है। या फिर खतरनाक कोई कुत्ता हमारी तरफ आ रहा हो तो हम खाना छोड़ के भाग जाएंगे ना। तो खाना खाने के लिए खाना भी चाहिए, भूख होनी चाहिए, भूख नहीं हो तब भी हम नहीं खाएंगे। कंडीशन इन सबको कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म सेल की जिंदगी के लिए यानी सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए मटेरियल भी देता है, जगह भी देता है और कंडीशंस भी फराहम करता है। तो अब आपको एक और बात पता चल गई कि ये सब सेल्स में क्यों था। सेल ने इसको रख के अपने लिए आसानियां पैदा की। ये नहीं होता तो सेल कहाँ बैठ के करता, कहाँ से केमिकल लाता मेटाबॉलिज्म के लिए, कंडीशंस कहाँ से लाता। तो साइटोप्लाज्म ऑल इन वन सब चीजें फराहम कर रहा है, इसलिए हर सेल में इसका होना जरूरी है।
ठीक हो गया जी जी? सर। इसके बाद अगला इसका काम, दूसरा काम क्या है? इट बाथ्स सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल के ऑर्गेनल्स को अपने अंदर डुबो के रखता है, गीला करके रखता है। गीला करना क्यों जरूरी है? सेल की बनावट ऐसी है, हमने शुरू में डिस्कस किया है, सेल के अंदर 70% वाटर है, बाहर भी 70% वाटर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेल इतना छोटा है कि एक लम्हे में ड्राई होकर खत्म हो जाए। यही हाल सेल के ऑर्गेनल्स का भी है। अगर ऑर्गेनल ड्राई हुए तो वो फौरन काम छोड़ देंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये साइटोप्लाज्म में डूबे हुए हैं और साइटोप्लाज्म उनको भिगो के रखता है। बात का मतलब ये है, भिगो के रखता है। दूसरे अल्फाज में ये साइटोप्लाज्म ही है जो ऑर्गेनल्स को अलाइव रखता है, जिंदा रखता है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऑर्गेनल्स काम कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपना काम नहीं कर सकते। सर साइटोप्लाज्म खुद से टेम्परेचर वगैरह, यानी इसके सेटअप ऐसा है कि सब चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। या साइटोप्लाज्म खुद करता है, या किसी ऑर्गेनल के थ्रू या किसी मॉलिक्यूल के थ्रू पीएच को भी ये मेंटेन करवाता है, टेम्परेचर को ये मेंटेन करवाता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, बहुत सिंपल सा जुमला है, यस, लेकिन खाना कैसे खाता हूँ? हाथ से। क्यों? हाथ सलामत होगा तो मैं खाना खाऊंगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। जी हाथ भी सलामत है, मुंह बंद है तो फिर भी नहीं खा सकता। तो इन सब से काम लेते हुए मैं खाना खा रहा हूँ ना। यानी खाना खाते हुए मेरी आंखें भी इस्तेमाल हो रही हैं, मेरे हाथ भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मेरा मुंह भी। तो अब हम ओवरऑल तो कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म ऐसा करता है, लेकिन साइटोप्लाज्म अपने कंपोनेंट्स के थ्रू ये करवाता है। किसी कंपोनेंट के थ्रू पीएच मेंटेन करवा रहा है, किसी के थ्रू टेम्परेचर मेंटेन करवा रहा है, किसी के थ्रू उसकी मूवमेंट को पॉसिबल बनाता है। ये तो ये सारे काम है। तीसरा काम साइटोप्लाज्म का, ट्रांसपोर्ट of materials within the cell। ये सेल के अंदर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को भी मुमकिन बनाता है। कैसे? हमने सेल मेम्ब्रेन के जेल में पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन में ये कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ बने हुए थे ना, इस तरह। क्या नाम दिया था इनको? फाइबर तो जनरल नाम है, इनको कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। फिलामेंटस प्रोटीन है और ये मुस्तकिल मूव करते हैं, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म गर्दिश में रहता है। इस साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को क्या नाम दिया था? साइक्लोसिस एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से क्या है, मुसलसल घूमता है, तो अपने अंदर हलशुदा चीजों को भी लेकर घूमता है ना। एक हलशुदा चीज की जरूरत यहाँ पर है तो साइटोप्लाज्म घूमते हुए इधर ले आया, यहाँ पर है तो घूम रहा है तो वो इधर ले आएगा। तो सेल के अंदर अगर किसी भी मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हो तो ये जरूरत भी साइटोप्लाज्म पूरी करता है। तो बस पहला जुमला कहेंगे तो काफी है साइटोप्लाज्म के फंक्शन के। वो हालत भी फराहम करता है, केमिकल भी देता है और जगह भी देता है। तो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस इधर हो गए। क्लियर हो गया? साइटोप्लाज्म की समझ में आ गया ना जी। तो अगला है सेल ऑर्गेनल्स। शुरू में आपको याद हो तो हमने सेल के कंपोनेंट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया था। कुछ को हमने सेल के कंपोनेंट्स कहा था, कुछ को हमने ऑर्गेनल्स कहा। कंपोनेंट वो थे जो अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकते। इसमें सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन थी, साइटोप्लाज्म भी था, साइटोस्केलेटन भी था। इन चार के अलावा बाकी सबको ऑर्गेनल्स है। तो ऑर्गेनल की डेफिनेशन क्या है? स्मॉलर स्ट्रक्चर्स विद इन अ सेल व्हिच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के अंदर पाए जाने वाली छोटी छोटी चीजें जो सेल के लिए कोई मखसूस काम करते हैं। जैसे मैंने अपने जिस्म के आज़ा का जिक्र किया, हाथ खुराक को खींच के लाने में मदद करते हैं, मुंह उसको निगलने में मदद करता है, आंखें उसको देखने में मदद करती हैं, दांत उसको चबाने में मदद करते हैं, नाक उसको सिलेक्ट करने में मदद करती है, सूंघ के बताती है बदबू आती है तो मत खाओ, खुशबू आ रही है तो खाओ, है कि नहीं है? तो इसी तरह सेल के अंदर जितने उसके कंपोनेंट्स हैं उन सबका एक अलग अलग स्पेशलिस्ट काम है, लेकिन सबका काम इज्तिमाई तौर पर सेल का काम है।
टाइम जरा चेक करें प्लीज। ओके हो गया? Yes. तो ऑर्गेनल्स हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बेटा? थैंक यू।